हमारा आज मैराथन का डे 4 है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स। देखिए अभी तक अपन ने क्या क्या कवर किया है। अभी तक अपन ने कवर किया है अपना, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कवर करी थी। जर्नल से हम लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट कैसे बना रहे हैं, ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, कवर कर चुके हैं। फाइनल अकाउंट अपन आज कवर करेंगे। इसके अलावा अपन ने कवर किया है रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फाइनल अकाउंट बनाना। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है आप लोगों का, और इसका आप लोगों का 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन भी आता है ना। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें पहले एंटिटी समझनी पड़ेगी। एंटिटी कितने टाइप की होती है? एंटिटी हमारी दो टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और एक होती है हमारी ट्रेडिंग एक्ट एंटिटी। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का क्या मतलब है? ये वो एंटिटीज होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के काम में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर लिया, शुगर केन लिया, शुगर केन से क्या प्रोड्यूस किया आपने? शुगर प्रोड्यूस किया। कपास लिया, कपास से क्या बनाया आपने? कपड़ा बनाया। तो ये सारी कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, कुछ होती है हमारी एंटिटीज ट्रेडिंग एंटिटी, जो क्या काम करती है? हमने क्या किया, जैसा शैम्पू खरीदा है वैसा का वैसा शैम्पू हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स एज इट इज सेल कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे हम हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या करते हैं? ऐड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर हम यूज उसका क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। प्रोडक्ट का यूज क्या कर देते हैं हम लोग? चेंज कर देते हैं। तो उसे हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग। और वो एंटिटीज जो एज इट इज कोई फॉर्म में चेंज नहीं करती है, एज इट इज प्रोडक्ट को कस्टमर को ट्रांसफर कर रही है, सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रही है, उसको हम कहते हैं कौन सी एंटिटी? ट्रेडिंग एंटिटीज। अच्छा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती है उनके यहाँ पे 4 टाइप के फाइनल अकाउंट कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फाइनल अकाउंट के। कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक तो होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक होता है हमारा ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। ठीक है, 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे फाइनल अकाउंट के, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो हमारी ट्रेडिंग एंटिटीज होती है इनके हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करते हैं। हम जो भी चीज बना रहे हैं उस चीज को बनाने पे कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना कॉस्ट लगा। ठीक है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा, ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। कौन से अकाउंट से निकलता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। तो यहाँ पे कौन से आइटम्स लिखे जाते हैं? वो सारे आइटम्स जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। जो किससे रिलेटेड होते हैं? हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो आप लोगों का सीमेंट बनाने का काम है, मिट्टी से आप क्या बनाते हैं? सीमेंट बनाते हैं। तो सीमेंट बनाने के लिए आपकी मान लो मिट्टी लगती है, आपका जिंक लगता है, ठीक है, आप लोगों का पानी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए ये 4-5 चीजें लगती है। तो इन चारों पांचों चीजों का जो कॉस्ट है वो हमारा कौन से अकाउंट के अंदर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर केवल वो आइटम्स आते हैं जो चीज को प्रोड्यूस करने के काम में आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मेट होता है आप लोगों का। देखिए फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का।
क्योंकि यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं भाई, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं और रॉ मटेरियल का ही क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। केवल किसका आता है हमारा यहाँ पे, रॉ मटेरियल का और WIP का, रॉ मटेरियल का और WIP का, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक कभी भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भाई, मैन्युफैक्चर करने के बाद में बनेगा ना फिनिश्ड गुड्स, तो वो हमारा कौन से अकाउंट के अंदर जाता है, वो हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। वो हमारा कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाता है। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का और WIP का हमारा कहाँ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाता है। प्रोडक्शन करने तक के सारे खर्चे आपके कौन से अकाउंट के अंदर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। मान लो सीमेंट बनाने के अंदर आपके 5 चीजें यूज आती है ना, 5 अलग अलग रॉ मटेरियल है। इन सारे रॉ मटेरियल का जो भी परचेज है आप लोगों का, वो परचेज आप लोगों का यहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मान लो मैन्युफैक्चरिंग करने में मेरे को वाटर की भी नीड है, तो कितने रुपए का वाटर यूज में आया वो यहाँ पे आएगा आप लोगों का। भाई पावर की भी मुझे क्या लगी है, यूज आया है, तो पावर भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। और कोई भी खर्चा, और कोई भी खर्चा जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो किससे रिलेटेड है भाई, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो सारा कहाँ पे आएगा, मेरा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। मान लो मैं चॉकलेट्स बनाती हूँ, तो चॉकलेट्स को शेप में देना पड़ता है मेरे को, चॉकलेट्स को क्या करना पड़ता है, अलग अलग शेप देना है। तो वो शेपर के लिए क्या आते हैं, कुछ मोल्ड्स आते हैं, तो मोल्ड्स का खर्चा भी कहाँ आएगा आपका, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। मान लो मैं मिट्टी सीमेंट बना रही हूँ, सीमेंट बनाने के लिए मेरे को मिट्टी खरीदनी है, तो वो मिट्टी भी मेरी कहाँ आएगी, यहाँ पे आ जाएगी मेरी। वो मेरी मिट्टी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आ जाएगी। अच्छा अगर रूल है भाई मिट्टी खरीदने के लिए मुझे रॉयल्टी का पेमेंट करना पड़ता है, तो मैन्युफैक्चरिंग से पहले के सारे खर्चे मेरे यहाँ पे आएंगे, तो वो जो रॉयल्टी का पेमेंट है वो भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्या समझना है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी खर्चा लगता है वो कौन से अकाउंट के अंदर आएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अब आप इन सबको प्लस करोगे, सारे खर्चे को, क्लोजिंग स्टॉक को यहां से माइनस कर दोगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इस बैलेंसिंग फिगर को ही हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि सीमेंट बनाने में इस साल में जितना भी क्विंटल सीमेंट बना है, उस सीमेंट बनाने को खर्चा कितना हुआ वो मेरा निकल के आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये खर्चा मैं कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करती हूँ। फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब यहाँ पे कौन से खर्चे आएंगे मेरे, जो भी आपके ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आप लोगों के, ठीक है, आपके एंटिटी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सारे मेरे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। जब भी आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कोई खास खर्चे आपके नहीं आते। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने में ही सारे खर्चे लगते हैं, वो आप लोगों के यहाँ पे आ जाते हैं। बट फिर भी मान लो गुड्स का मैन्युफैक्चर होने के बाद में अगर कुछ आप लोगों के प्राइमरी पैकिंग से रिलेटेड खर्चे लग रहे हैं, कोई आप लोगों के पैकिंग से रिलेटेड खर्चे लग रहे हैं, तो वो आप लोगों के यहाँ पे आ जाते हैं। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आप लोगों का लग रहा है, ठीक है, वो आप लोगों का यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, सेल्स, जितने भी रुपए का गुड्स अपन ने बेचा वो आप लोगों का यहाँ पे आ जाता है। सेल्स आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ओपनिंग स्टॉक आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट मुझे क्या बताता है कि भाई चीज को बेचने पे, जो चीज मैंने बनाई
जो चीज मैंने बनाई, इसको बेचने पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, इसको बेचने पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को फाइंड आउट करता है मेरा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट मुझे क्या बताता है कि जो चीज मैंने बनाई है उसको बेचने से, मार्केट में उसको बेचने से मुझे कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, वो मुझे कौन सा अकाउंट बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। जब भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो खर्चे होते हैं वो बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि सारे खर्चे मेरे कौन से अकाउंट में आ गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर ही सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ चुके हैं। चीज को बनाने का सारा खर्चा कहाँ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आने के लिए ऐसा कुछ भी खास मेरे पास में नहीं बचता है। ठीक है, ट्रेडिंग के बाद में कौन सा अकाउंट बनाती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पी एंड एल अकाउंट बनाती है। कौन सा अकाउंट बनाती है, पी एंड एल अकाउंट बनाती है। तो जो अभी अभी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पी एंड एल अकाउंट के अंदर। अब पी एंड एल अकाउंट के अंदर कौन से खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, आपके बिजनेस को का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर आपके बिजनेस में जो गुड्स बने थे उसको सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी खर्चा हमारा लगा वो सारे खर्चे मेरे कहाँ पे आए जाते हैं, पी एंड एल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। या फिर अदर इनकम, अदर इनकम्स अदर देन सेल, सारी इनकम्स मेरी यहाँ पे आ जाती है। पी एंड एल अकाउंट के अंदर कौन से खर्चे जाते हैं, आपके ऐसे खर्चे जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है या फिर आप लोगों के सेल से रिलेटेड है, सेलिंग करने के लिए मार्केटिंग के जो खर्चे हैं आपके, वो कौन से अकाउंट के अंदर आते हैं, आपके पी एंड एल अकाउंट के अंदर आते हैं। ये तो हो गई एक्सपेंसेस की बात। सेल के अलावा अगर आपको और कोई भी इनकम हो रही है वो कहाँ पे आती है, आप लोगों की पी एंड एल के अंदर आती है, क्योंकि पी एंड एल के अंदर सारी अदर इनकम्स आती है। ठीक है, तो आइए पी एंड एल के अंदर हम चेक करते हैं यहाँ पे आप लोगों का क्या क्या आ सकते हैं। भाई सैलरी, हमारे अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए हमने क्या दी, अकाउंटेंट को सैलरी दी। हमारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो क्या जाती, वेजेस जाती। क्यों? क्योंकि भाई गुड्स को बनाने के लिए हमने हमारे एम्प्लॉयज को क्या दी होगी, फैक्ट्री के अंदर जो लेबर होता है उसको क्या दिया होगा, वेजेस दिया होगा। तो दैट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके कहाँ जाते हैं, पी एंड एल के अंदर। जैसे मान लो भाई ये साफ सफाई करने के लिए भी, ऑफिस की साफ सफाई करने के लिए भी क्या किया होगा, कोई पियोन रखा होगा। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, मेरी सैलरी आ जाएगी। ऑफिस एक्सपेंसेस सारे मेरे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे। जैसे मान लो भाई फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें लगी हुई है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज में आ रही है, उसमें जो लाइट्स लगी हुई है, उसमें जो पावर यूज में आ रहा है, वो तो मेरे मैन्युफैक्चरिंग के काम में आ रहा है, इसलिए कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। बट मेरे ऑफिस के अंदर जहां पे मैं माल बेच रही हूँ बैठ करके, वहां पे जो लाइटिंग्स लगी हुई है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो मेरा कहाँ पे जाएगा, वो मेरा पी एंड एल के अंदर जाएगा, क्योंकि वो मेरे प्रोडक्शन के अंदर कोई काम नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा। कैरेज इनवर्ड यानी कि रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद में उसको मेरे फैक्ट्री गेट तक लाने के लिए जो खर्चा किया है मैंने, वो तो मेरा कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई वो परचेज से रिलेटेड है ना। आपके जब तक आप वो खर्चा नहीं करोगे तब तक आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो वो कहाँ गया मेरा, ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। बट सेल से रिलेटेड जो कैरेज पे खर्चा हुआ है वो आप लोगों का कहाँ आता है, पी एंड एल के अंदर, यानी कि कैरेज आउटवर्ड कहाँ आता है आप लोगों का, पी एंड एल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस है। भाई क्या प्रोडक्शन में कोई यूज आ रहा है, इसका कोई यूज नहीं आ रहा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है,
ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरी कहाँ आती है, पी एंड एल के अंदर आती है। आप तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, चाहे वो परचेज हो, उस गुड्स को आपके फैक्ट्री तक लाना हो, ठीक है, आपका मशीनरी के अंदर तेल डालना हो, है ना, ठीक है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो, वो सब मेरा कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कहाँ जाएगा, मेरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। अब एक बार मेरा गुड्स बन गया, मेरा गुड्स बनने के बाद के अब जितने भी खर्चे हैं, जैसे गोडाउन रेंट देना है, ठीक है, गोडाउन रेंट देना है, गोडाउन रेंट के अलावा उस गुड्स को कस्टमर के घर तक पहुंचाना है, ठीक है, ये सब मेरे कौन से खर्चे हैं, मेरे गुड्स बनने के बाद के खर्चे हैं। तो ये सब मेरे कहाँ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि पी एंड एल के अंदर जाते हैं। आपको खर्चे को हमेशा समझना है कि भाई वो कौन से लेवल का खर्चा है। अगर वो आप लोगों के मैन्युफैक्चरिंग से पहले का खर्चा है, गुड्स को प्रोडक्शन करने के काम में आ रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डाल देना, और अगर वो गुड्स के प्रोडक्शन के बाद का खर्चा है तो वो कहाँ आ जाएगा, आपका पी एंड एल के अंदर आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो गई अपनी एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस की बातें। अब अपन यहाँ पे और क्या लिखेंगे, कोई भी अदर इनकम जैसे कमीशन रिसीव हुआ मान लो आपको, सेल के अलावा की सारी इनकम्स, रेंट रिसीव हुई मान लो आपको, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ मान लो, तो ये सारी आ गई आपकी अदर इनकम्स। अच्छा, अब क्या करना है, ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस। अगर इनकम ज्यादा है आपकी तो आपके पास में आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यानी बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, पूरा बिजनेस चलाने का साल भर में कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, वो मेरा आता है पी एंड एल से। और अगर मान लो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है तो आपके पास में आ जाएगा नेट लॉस, आपके पास में क्या आ जाएगा, नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या, मैंने एक्सपेंसेस को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, कौन कौन से के अंदर, मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का समझा रही हूँ आप लोगों को। मैंने क्या किया, खर्चों को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, क्या कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले के, प्रोडक्शन से पहले के खर्चे, ये पहले के खर्चे, ये तो आपके कहाँ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। प्रोडक्शन करने के बाद के खर्चे ये कहाँ जाएंगे, आप लोगों के पी एंड एल के अंदर जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो भाई मशीनरी है, मशीनरी की रिपेयर हो गई, मशीन किस में यूज आती है, प्रोडक्शन में यूज आती है, तो मशीनरी की रिपेयर आपकी कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाएगी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाएगी, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, समझ में आ रहा है। अच्छा, ऑफिस बिल्डिंग की आपने रिपेयर करवाई, भाई ऑफिस के अंदर क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है क्या, नहीं, तो ये इसका रिपेयर आपका कहाँ जाएगा, आपका पी एंड एल के अंदर जाएगा। तो सिंपली प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे आपके कहाँ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाते हैं। और आपके जो एडमिन से रिलेटेड खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर चीज को बेचने से रिलेटेड जो खर्चा होता है, वो आप लोगों का कहाँ जाता है, पी एंड एल के अंदर जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग से तो आपका क्या निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने में टोटल खर्चा कितना हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है, भाई इस जो प्रोडक्शन किया इसको बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, ये आपका कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अच्छा, पूरे साल में आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद में, ये नेट प्रॉफिट निकल के आता है आपका कहाँ से, पी एंड एल से निकल कर आता है। क्लियर है, ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाने के लिए ऐसा कोई खास खर्चा नहीं रहता है। यहाँ पे तो आप लोगों की क्या जाती है, यहाँ पे आपकी सिर्फ सेल जाती है और आप लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाता है, मेनली यही चीजें जाती है। इसके अलावा एक दो एक्सपेंसेस जा सकते हैं, जैसे पैकिंग एक्सपेंसेस हो गए, वो आप लोगों के यहाँ पे चले जाएंगे, या फिर प्रोडक्शन करने के बाद में कोई खर्चा हुआ है, उस खर्चा करना वो कंपलसरी है हमारा, ठीक है, तो वो आप लोगों का यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाता है, ठीक है।
चलिए, पी एंड एल के अंदर कौन सा खर्चा गया? एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप लोगों को फॉर्मेट में बता ही चुकी हूँ, बहुत सिंपल से फॉर्मेट होते, कुछ नहीं, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं और सारी इनकम्स आप लोगों की क्रेडिट साइड के अंदर आती है। अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी का स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सारे खर्चे आ गए प्रोडक्शन से रिलेटेड। रॉ मटेरियल खरीदा आपने, आपने वाटर यूज में लिया, पावर यूज में लिया, कोई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यूज में लिए, कोई सांचा यूज में लिया, रॉयल्टी दिया, वेजेस दिया, मशीनरी की रिपेयर करवाई, मशीनरी के अंदर ग्रीस डाला, मशीनरी के अंदर छोटे छोटे स्पेयर्स लगे आप लोगों के, ठीक है। इस परचेज को करने के लिए कोई फ्रेट का पेमेंट किया, फ्रेट इनवर्ड, वो सब कहाँ आ जाता है? आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। इधर आप लोगों ने क्या लिखा? क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितना बचा, डब्ल्यूआईपी का कितना बचा। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आ जाता है आप लोगों का? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और क्या लिख दिया आपने यहाँ पे? फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिया हुआ है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहा है आप लोगों को, बट वो मेरे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, तो वो आप लोगों का कहाँ आ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाता है। और क्या निकल के आ जाएगा? जीपी। अगर मान लो एक्सपेंसेस ज्यादा है तो क्या निकल के आ जाएगा? लॉस। अब इस प्रॉफिट और लॉस को आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? पी एंड एल के अंदर ट्रांसफर करना है, ठीक है। प्रॉफिट है तो जीपी इधर इनकम साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, लॉस है तो आपका एक्सपेंस साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे खर्चे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। सैलरी हो गया, आपका ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी या लाइटिंग का खर्चा हो गया, ठीक है। आपका कैरेज आउटवर्ड हो गया, न्यूज़पेपर खरीदना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कोई गोडाउन रेंट दे रहे हो आप, आपका बिल्डिंग रेंट दे रहे हो, ठीक है। कोई अदर इनकम से सेल्स के अलावा वो सारी इनकम्स यहाँ पे आ जाती है और आपके पास में टोटल बिजनेस से नेट कितना प्रॉफिट हुआ वो आप लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा? ये अपन ने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं। अब अपन बनाते हैं भाई ट्रेडिंग एंटिटी के लिए, कि जो कि नॉर्मली आप लोगों के एग्जाम में आता है। यहाँ पे कितने कंपोनेंट बनते हैं? ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दोनों की सेम ही होती है, मैं साथ में समझाऊंगी आप लोगों को। ट्रेडिंग पी एंड एल भी क्या होता है? सेम ही होता है, ठीक है। ट्रेडिंग, क्योंकि अब यहाँ पे आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो बनेगा नहीं, वो तो हट गया। तो यहाँ पे कौन से खर्चा आते हैं? परचेज से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, परचेज से रिलेटेड ऑल एक्सपेंसेस आपके कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडमिन और सेलिंग से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स कहाँ आती है मेरी? पी एंड एल के अंदर आती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट इनकम्स यहाँ पे आती है। डन। जो हमने समझा था वही है, सेम ही है ना? ठीक है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनेगा, तो जो भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे कहाँ आएंगे? मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे। अच्छा, अब इनके लिए कितने टाइप के गुड्स होगा? एक ही टाइप का फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि जैसा खरीदते वैसा का वैसा बेच देते। शैम्पू खरीदा, शैम्पू बेचा, तो इनके लिए गुड्स सिर्फ क्या है? शैम्पू है। तो शैम्पू का जितना भी आपका ओपनिंग स्टॉक होगा वो यहाँ आ जाएगा, जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आप लोगों का यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेंस साइड होती है, ये सारी इनकम साइड होती है। अच्छा, शैम्पू खरीदा, खरीदने से रिलेटेड सारे खर्चे यहाँ पे आते हैं, तो 2 परचेजेस। अच्छा, शैम्पू को फैक्ट्री गेट तक लाने के लिए मेरे को किराया चुकाना पड़ा, कैरिज चुकाना पड़ा, तो कैरिज इनवर्ड ये मेरा यहाँ पे आ गया। अच्छा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रही हूँ तो मेरे को ऑक्ट्रॉई का पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि शैम्पू गुजरात से ब्यावर लेकर के आ रही हूँ, गुजरात से जयपुर लेकर के आ रही हूँ, राजस्थान लेकर के आ रही हूँ, तो मेरे को ऑक्ट्रॉई का पेमेंट करना पड़ा। तो ये ऑक्ट्रॉई भी खरीदने से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए कहाँ आ गया? ट्रेडिंग के अंदर आ गया। अच्छा, मान लो फैक्ट्री गेट के बाहर मेरी कार आ चुकी है, मेरा ट्रक आ चुका है, अब उस ट्रक को अनलोड करवाया मैंने, ठीक है। और वो शैम्पू के जो कार्टून्स थे वो मेरे अंदर दुकान के अंदर रखवाए, तो उसको मैंने दिया वेजेस, या फिर लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, परचेज से रिलेटेड है, इसलिए ये मेरे कहाँ पे आए? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आए, ठीक है।
तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। वो एक्सपेंसेस जो मेरे परचेज से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो मेरे कहाँ शो होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो होते हैं। कितने रुपए का सेल किया वो सेल आ जाएगा, ठीक है। इसका जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आता है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें शो करता है कि भाई परचेज करने और सेल करने में आपको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आप लोगों का रिजल्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। प्रॉफिट है, अगर इनकम्स ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और अगर लॉस हुआ तो आपका इधर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। एक्सपेंसेस ज्यादा है तो इधर आ जाएगा, चलिए ठीक है। अब आते पी एंड एल अकाउंट पे। पी एंड एल अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया परचेज कर लिया अपने, परचेज तक के तो सारे खर्चे यहाँ पे आ गए। उसके बाद में मेरे को बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इन चीजों को बेचने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग पे मेरा खर्चा होएगा। वो सारी चीजें मेरी कहाँ पे आती है, पी एंड एल के अंदर आती है। सबसे पहले तो अगर लॉस हुआ है तो लॉस ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, ठीक है। इसके बाद में अच्छा मैंने कहा कि भाई मार्केटिंग करने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आ गया। मैंने कहा कि भाई बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लोगों को सैलरी दी, अकाउंट मैनेज करने के लिए सैलरी दी, ठीक है। ऑफिस का क्लीनिंग करने के लिए मैंने सैलरी दी, तो सैलरी आ गई आप लोगों की, ठीक है। अच्छा कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा करवाया मैंने, वो यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। कोई बेड डेट्स हो गए मेरे, तो वो मेरा यहाँ पे आ गया, ओके। इसके अलावा कोई ट्रेवलिंग करी थी भाई मैंने, ताकि मेरा बिजनेस एक्सपांड हो सके, तो मार्केटिंग से रिलेटेड खर्चा ही यहाँ पे आ गया। मैंने मेरे टू व्हीलर में पेट्रोल डीजल भरवाया, टू व्हीलर में फोर व्हीलर में पेट्रोल डीजल भरवाया, मेरा यहाँ पे खर्चा हो गया। क्यों? क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड नहीं है, जो भी खर्चे दूसरे हैं अदर देन परचेज रिलेटेड है वो सारे मेरे कहाँ आ जाते हैं, पी एंड एल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा कस्टमर को घर पे सामान पहुंचाने के लिए डिलीवरी एक्सपेंसेस लगे, तो सेल से रिलेटेड खर्चे हैं पी एंड एल के अंदर आ जाएंगे। चलिए अदर इनकम्स, अदर इनकम सेल्स के अलावा कोई भी इनकम है, कमीशन रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है आप लोगों का, कमीशन रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है आप लोगों का, या फिर और कोई भी खर्च इनकम आ रही है आप लोगों की, वो सारी इनकम आप लोगों की यहाँ पे आ जाएगी। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड है, पूरा बिजनेस का एक्सपेंस या इनकम एडलेस करने के बाद में मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ, ये मुझे कौन सा बताता है, मेरा पी एंड एल बताता है। मेरे पूरे बिजनेस को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ, ये मुझे पी एंड एल बताता है। ट्रेडिंग क्या बताता है भाई, चीज को खरीद के बेचने में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, वो चीज मुझे बताती है ट्रेडिंग। जैसे समझो आपने ये एक पेन खरीदा था, आपने ये एक पेन खरीदा था कितने रुपए का, 5 रुपए का। इसको आप खरीद के अपने यहाँ पे लाए, उसमें 2 रुपए आपके स्पेंड हो गए, तो इस पेन की टोटल टोटल खरीद का खर्चा कितना हो गया, टोटल एक्सपेंस कितना हो गया आपका, कॉस्ट 7 रुपए। इस पेन को आपने बेचा 15 रुपए में, इस पेन को बेचा आपने 15 रुपए में, तो 8 रुपए का आपका क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। चीज को खरीद के बेच देने पे कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट बताता है आपको कौन सा अकाउंट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा अब इसके अलावा भी तो बहुत सारे खर्चे हुए होंगे, मैंने कोई दुकान खोली होगी, उस दुकान का रेंट देना पड़ेगा, कोई शॉप ओपन किया होगा, शॉप का क्या देना पड़ेगा, मुझे रेंट देना पड़ेगा। वहां पे कोई अगर स्टाफ रखा होगा तो स्टाफ की सैलरी भी देनी पड़ेगी। भाई इस फैन को अगर कस्टमर के घर पे पहुंचाया तो डिलीवरी एक्सपेंसेस भी देना पड़ेगा। लाइट भी जलाई होगी तो लाइट का बिल भी आया होगा, ठीक है। चाय कॉफी भी पिया होगा इस चीज को बेचने के लिए, तो ये सारा खर्चा माइनस करने के बाद में अब जो प्रॉफिट आता है दैट इज माय बिजनेस प्रॉफिट, दिस इज नोन एज नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट मुझे कौन बताता है, मेरा पी एंड एल बताता है। तो ये हो गया आप लोगों का नेट प्रॉफिट। अब आते हैं हम लोग क्या, बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मैं आपको बता रही हूँ कौन से फॉर्म के अंदर, परमानेंट फॉर्म के अंदर। बैलेंस शीट दो फॉर्म के अंदर बनती है, परमानेंट फॉर्म और लिक्विडिटी फॉर्म।
मैं आपको एक ही फॉर्म बता रही हूँ, कौन सा, परमानेंट फॉर्म। परमानेंट फॉर्म का रिवर्स कर दोगे, उल्टे ऑर्डर में लिख दोगे उल्टा, तो उसे कहते हैं लिक्विडिटी फॉर्म। जो चीज हमारे बिजनेस में परमानेंट रहेगी उसे हम यहाँ पे सबसे ऊपर रखते हैं, जो लॉन्ग रन के लिए चलती है। बैलेंस शीट के अंदर आपकी क्या आती है, असेट्स और लाइबिलिटीज आती है। बैलेंस शीट के अंदर कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गई आप लोगों की लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट। ईयर एंड के ऊपर आप लोगों की बैलेंस शीट बनाई जाती है, से 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट हमें बताती है कि 31 मार्च के दिन आपके बिजनेस के पास में कौन कौन सी असेट्स है और कौन कौन सी लाइबिलिटीज है। सारी असेट्स इधर आ जाएगी, सारी लाइबिलिटीज आपकी इधर आ जाएगी, है ना। परमानेंट मतलब जो चीज हमारे बिजनेस में सबसे लंबे समय तक रहेगी वो सबसे ऊपर लिखी जाएगी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये लॉन्ग रन के लिए होते हैं, तो पहले लिखे। इन्वेस्टमेंट, है ना, ये सारी मेरी हो गई फिक्स्ड असेट्स, और ये हो गए मेरे इन्वेस्टमेंट्स। अब आएंगे मेरे करंट असेट, क्योंकि करंट असेट एक साल के लिए ही होते हैं। डेटर्स, बीआर, स्टॉक, बैंक, कैश। ये नॉर्मली हमेशा आप लोगों को बैलेंस शीट के अंदर इस फॉर्मेट फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया, जैसे डेटर बीआर ऊपर नीचे कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट बाकी का जैसे लैंड है, भाई कॉमन सेंस ही बात है, लैंड सबसे लंबे समय के लिए चलती है, फिर बिल्डिंग है, फिर मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर, बीआर, स्टॉक, बैंक और कैश तो अभी है और अभी चला जाएगा, इसलिए सबसे एंड में आता है। इसे कहते हैं हम परमानेंट फॉर्म, ठीक है। जो भी वैल्यू है आपको गिवन होगी वो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये आ जाता है एंड में टोटल। लाइबिलिटी साइड की मैं बात करूं तो लाइबिलिटी साइड के अंदर सबसे लंबे समय तक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी होती है, हमारी कैपिटल होती है, ठीक है। कैपिटल के बाद में आपके बैंक लोन्स होते हैं जो लंबे समय के लिए रहते हैं। भाई कैपिटल तो जब बिजनेस बंद होगा तब मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए सबसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी आपकी, कैपिटल है। बैंक लोन 10 साल के लिए लिया होगा, 15 साल के लिए होगा बैंक लोन। फिर कोई अनसिक्योर्ड लोन है 2-3 साल का, अनसिक्योर्ड लोन्स। फिर दूसरी करंट लाइबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर्स आ गया, बीपी आ गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया, या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया, ठीक है। ये सारे आप लोगों की क्या हो गई, लाइबिलिटी साइड हो गई। इनकी टोटल करोगे तो ये दोनों साइड की टोटल हमेशा क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। चाहे आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, चाहे आप लोगों की बिजनेस एंटिटी हो, यानी ट्रेडिंग एंटिटी हो, आप लोगों का यही फॉर्मेट फॉलो होता है। अगर आप लोगों को लिक्विडिटी फॉर्म बनाना हो तो इसको उल्टा कर दो, ठीक है। कैश, सबसे पहले कैश, फिर बैंक, स्टॉक, बीआर, डेटर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये कौन सी हो गई आप लोगों की, लिक्विडिटी फॉर्म हो गई। अब आता है कि मैडम हम कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते हैं, तो आइए पहले कैपिटल अकाउंट सीख लेते हैं। हमेशा अकाउंट बनाए, ठीक है। कैपिटल अकाउंट इज योर लाइबिलिटी, इसलिए ओपनिंग बैलेंस आप लोगों का आता है क्रेडिट साइड में। ये आ गया आप लोगों का कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अगर आप लोगों का प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे आप ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है तो जब भी कैपिटल बढ़ती है तो इधर लिखा जाएगा, कैपिटल कम होती है तो डेबिट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल इज योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करो। तो प्रॉफिट से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने और एडिशनल कैपिटल लगाई है तो लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट में लिखो। अच्छा, अगर ड्रॉइंग्स कर ली तो लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट में लिखो, है ना। अच्छा, लॉस हो गया तो वो लॉस आपकी कैपिटल को कम कर देता है तो यहाँ पे लिखो, ठीक है। फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को सिखाया है क्या, ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट, अगर लॉस है तो माइनस कर देना, लेस ड्रॉइंग्स
एड एडिशन, एड अगर ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो, ठीक है, मैंने भी वही किया है, मैंने भी क्या किया है, आप लोगों का वही काम मैंने भी किया है, बट अकाउंट फॉर्म में किया है। हम अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो अकाउंट फॉर्म हमें आना चाहिए। क्या कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट में लिखो, और कैपिटल जब भी कम होती है तो डेबिट में लिखो। बस क्या किया, ओपनिंग बैलेंस था क्रेडिट में लिख दिया, और प्रॉफिट हो गया कैपिटल बढ़ गई क्रेडिट में लिख दिया, और आपने कैपिटल लगा दी कैपिटल बढ़ गई क्रेडिट में लिखा, ड्राइंग्स कर ली डेबिट में, लॉस हो गया डेबिट में, और ये बैलेंसिंग फिगर आपके पास क्या आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। जो ऊपर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर मैंने ये कैपिटल अकाउंट शो किया है, आपको यही क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो करना होता है। ठीक है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए आप लोगों को क्या बनाने हैं, आपके फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आप लोगों का कौन सा चैप्टर कंप्लीट, फाइनल अकाउंट का विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताती हूँ मैं आप लोगों को, जो हमारे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज होती है, वो जर्नल एंट्रीज, ये न्यू टॉपिक है आप लोगों का, जर्नल एंट्रीज होती है। इन जर्नल एंट्रीज को मैं क्या कर सकती हूँ, 3 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकती हूँ। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। और कौन सी एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट को ही हम बोल सकते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, जो ईयर स्टार्ट होने पे फर्स्ट डे को हम करते हैं उसे कहते हैं हम ओपनिंग एंट्री। कैसे करते हैं, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज टू कैपिटल, टू कैपिटल। ठीक है, ये आप लोगों की कौन सी एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्री। कई बार आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओपनिंग एंट्री दीजिए, आपको बहुत सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज के नाम दे देंगे, तो ऑल एसेट्स को डेबिट कर दो, ऑल लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। अगर कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो इसे आप क्या निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब आते हैं हम क्लोजिंग एंट्री की। क्लोजिंग एंट्री के एक तो देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर की कभी ओपनिंग एंट्री नहीं होती है, क्योंकि एक साल से दूसरे साल में केवल एसेट और लाइबिलिटीज ही क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री किसकी होगी, एसेट्स की भी होगी, लाइबिलिटीज की भी होगी, इनकम की भी होगी, एक्सपेंसेस की भी होगी। जो करंट ईयर के इनकम एक्सपेंस है हम उनको यहीं पे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो चलिए बताइए मुझे, अभी अभी अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांसफर किया था, ओपनिंग स्टॉक डेबिट किया था ट्रेडिंग अकाउंट को, टू साइड में देखो, सोचो क्या क्या लिखा था, ओपनिंग स्टॉक और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेजेस। तो ये हो गई मेरी कौन सी एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। बाय साइड में सोचो क्या क्या लिखा था, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और टू ट्रेडिंग। ये मेरी कौन सी एंट्री होती है, क्लोजिंग एंट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम को बंद करने के लिए। पी एंड एल के अंदर क्या जाते हैं मेरे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये मेरी क्या हो गई, क्लोजिंग एंट्री। इनकम्स के लिए क्या होती है क्लोजिंग एंट्री, इनडायरेक्ट इनकम्स अकाउंट डेबिट, इनडायरेक्ट इनकम्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, ये मेरी क्या हो गई, क्लोजिंग एंट्री। इनकम और एक्सपेंस को हम हमेशा क्लोज करते हैं ट्रेडिंग और पी एंड एल से। आप लोग देखिए, आप लोगों को बताती हूँ मैं यहाँ पे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट, टू सैलरी, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, बेड डेट्स, ट्रेवलिंग, ये क्या हो गई, इसे कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। यहाँ पे देखिए, कमीशन अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, ये क्या हो गई मेरी, ये क्या हो गई मेरी, क्लोजिंग एंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए क्लोजिंग एंट्री देखो आप लोग यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू कैरेज इनवर्ड, टू ऑक्ट्रॉय, टू वेजेस, ये सब क्या हो गई मेरी क्लोजिंग एंट्री। इधर देखो, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये कौन सी एंट्री हो गई मेरी, क्लोजिंग एंट्री हो गई।
समझ में आया? इसे कहते हैं हम लोग कौन सी एंट्री? क्लोजिंग एंट्रीज। अच्छा, असेट और लाइबिलिटी की क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? असेट्स का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है? डेबिट। क्लोज कर रही हूं तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। लाइबिलिटीज का क्या होता है? क्रेडिट। क्लोज कर रही हूं तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और कैपिटल को डेबिट। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ये क्या हो गई मेरी? ये हो गई मेरी ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग एंट्री। इसी का उल्टा देखो, इसी का उल्टा देखो यहाँ पे, असेट टू लाइबिलिटी टू कैपिटल, ये क्या होती है? ओपनिंग एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्रीज और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है, कि रेक्टिफाई कैसे करना है अपने को चीजों को। ठीक है, डन। तो आप लोगों के 3 टाइप की एंट्रीज होती है। कौन कौन सी? ओपनिंग एंट्री ईयर स्टार्ट पे की जाती है, क्लोजिंग एंट्री ईयर एंड पे की जाती है, और एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री किसी भी चीज को एडजस्ट करने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए की जाती है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डन, समझ में आ गया? तो यह आप लोगों का पूरा एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है 11th क्लास का। थैंक यू।